हेलो प्यारे बच्चों, आज हम एक इम्पोर्टेंट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। पहले सभी बच्चे मेरे बात को ध्यान से सुनो। हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th बोर्ड का जो मैथ का पेपर होता है, उसके अंदर हमें एमसीक्यू क्वेश्चन मिलेंगे। अब वो कितने एमसीक्यू क्वेश्चन मिलते हैं, ऑप्शन वाले क्वेश्चन कितने मिलते हैं? 20 क्वेश्चन मिलते हैं, जो एक एक मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। और वो 20 क्वेश्चन, जितने भी नंबर ऑफ चैप्टर है उन सभी चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाले जाते हैं। तो हम इस सीरीज के अंदर डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके प्रत्येक चैप्टर से जो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे अपन डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको टॉप 10 एमसीक्यू क्वेश्चन बताने वाला हूं और 100% आपको इन्हीं क्वेश्चन से आपको ऐसे कैसे एमसीक्यू आपके एग्जाम में मिलने वाले हैं। तो सभी बच्चे ध्यान से एक बार फिर से सुन लो कि अगर आप इस कंप्लीट सीरीज को देख लोगे, चैप्टर 1 से लास्ट तक के सारे जितने मैं एमसीक्यू क्वेश्चन करा रहा हूँ प्रत्येक चैप्टर के, आपको प्रत्येक चैप्टर का अलग अलग वीडियो मिलेगा। उसके अंदर बस 10-10 मैं एमसीक्यू करवाऊंगा। तो ये सारे एमसीक्यू आप ऐसे कैसे ऑप्शन याद रख लेना, आपको डायरेक्टली बोर्ड एग्जाम में जो मेन पेपर होगा उसमें ऐसे कैसे मिलने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखो क्या दे रखा है। किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक निम्नलिखित रूप का होता है। मैं इनके ऑप्शन नहीं बताऊंगा, मैं इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देता हूँ जिससे आपको समझ में भी आ जाए। देखो इसने कहा कि m हमारे पास क्या है, एक पूर्णांक है। यानी m पूर्णांक है तो m की जगह आप क्या क्या ले सकते हैं, जीरो ले सकते हैं। प्लस में वन आ जाएगा और माइनस में वन आ जाएगा, तो प्लस माइनस वन लिख दूं मैं। फिर प्लस माइनस टू आ जाएगा, प्लस का थ्री भी आएगा और माइनस का थ्री भी आएगा, तो प्लस माइनस थ्री आ जाएगा। ऐसा डैश डैश करके हम कहाँ तक चले जाएंगे, इन्फिनिटी तक चले जाएंगे, अनंत तक चले जाएंगे। तो ये हमारे पास m का वैल्यू है। अब ये क्या कह रहा है कि प्रत्येक सम पूर्णांक निम्नलिखित रूप का होगा। अब हम क्या चाहते हैं, सम पूर्णांक की बात करना चाहते हैं। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सम पूर्णांक के बारे में जानकारी देता है। तो मैं आपको बता दूं कि सम पूर्णांक का मतलब क्या होता है। सम संख्याएं वो होती हैं जो किससे विभाजित होती है, दो से विभाजित होती है। सम संख्या लिख देता हूं मैं यहाँ पे, सम संख्या या सम पूर्णांक क्या होंगे, दो से विभाजित, दो से विभाजित। अब देखो हम सारे ऑप्शन को चेक नहीं करेंगे, मैं आपको बता दूं इसका जो ऑप्शन 3 है ये क्या आएगा, आंसर आएगा 2m। अब मैं आपको चेक करके बता देता हूँ क्यों यही आंसर अपन टिक कर रहे हैं। देखो m का क्या किया गया है, दुगना किया गया है। अगर आप m के प्रत्येक मान का दुगना कर दोगे तो तुम्हें सम पूर्णांक मिलेगा। क्या मिलेगा, सम पूर्णांक मिलेगा। चलो करके देखो, आपको 2m करना है। क्या करना है, 2m करना है। तो आप इन सभी वैल्यू का क्या करोगे, दुगना करोगे। तो देखो जीरो का दुगना करोगे तो जीरो, प्लस माइनस एक का दुगना करोगे तो प्लस माइनस क्या आ जाएगा, दो आ जाएगा। फिर प्लस माइनस दो का दुगना करोगे तो प्लस माइनस क्या आ जाएगा, चार। फिर प्लस माइनस तीन का दुगना करोगे तो प्लस माइनस क्या आ जाएगा, चार आ जाएगा। बताओ बच्चों, क्या तुम्हें इस जीरो में दो का भाग नहीं जा रहा, जाएगा। क्या प्लस माइनस दो में दो का भाग नहीं जाएगा, जाएगा। अगर आप प्लस का दो लोगे तो भी दो का भाग जाएगा, माइनस दो लोगे तो भी दो का भाग जाएगा। यहाँ पे प्लस का चार लोगे तो भी दो का भाग जाएगा, माइनस का चार लोगे तो भी दो का भाग जाएगा। प्लस का छह लोगे दो का भाग जाएगा, माइनस छह लोगे तो दो का भाग जाएगा। यानी ये प्रत्येक सम पूर्णांक आपको मिल रहे हैं, ये सारे आपको संपूर्णांक मिल रहे हैं, इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2m आ जाएगा। यानी पूर्णांक जो m है उसके लिए आप 2m बना दोगे, यानी उसको आप m को 2 से गुना कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, संपूर्णांक मिल जाएगा। सभी को क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या दे रखा है, जस्ट उसका उल्टा बोला है। किसी पूर्णांक q के लिए, वहां पे m दे रखा है, यहाँ q दे रखा है। तो q पूर्णांक है, इसका मतलब वैल्यू क्या क्या आ जाएगा, जीरो, प्लस माइनस वन, प्लस माइनस दो, प्लस माइनस तीन, प्लस माइनस चार, ऐसा करके अपन इन्फिनिटी तक चले जाएंगे। अब ये कह रहा है विषम पूर्णांक चाहिए। सुनो, जब मैं यहाँ पे q का दुगना कर रहा हूँ, जब मैं q का दुगना कर रहा हूँ तो मुझे क्या मिल रहा था, सम पूर्णांक मिल रहा था। अगर मैं इसमें प्लस वन कर दूंगा तो डायरेक्टली पता चल रहा है कि आपको क्या मिलने वाला है, विषम पूर्णांक मिलने वाला है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2q प्लस वन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डी नंबर इसका क्या आ जाएगा, सही आंसर आ जाएगा। आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया तभी आपको ये समझ में आएगा, क्योंकि अगर आप q पूर्णांक है उसका आप दुगना करोगे तो आपको सम पूर्णांक मिलेगा, और उसमें अगर आप प्लस वन कर देते हो तो आपको क्या मिलेगा, विषम पूर्णांक मिलेगा। समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। यस देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या, संख्या एन स्क्वायर माइनस एक आठ से विभाज्य होती है यदि एन है एक। एन क्या होगा, पूर्णांक, प्राकृत संख्या, विषम संख्या, सम संख्या। एन अपन क्या ले, और एन स्क्वायर माइनस वन करेंगे तो हमें किससे विभाजित मिलेगा, आठ से विभाजित मिलेगा। तो मैं पहले आंसर बताता हूँ, हम उसी आंसर से चेक करेंगे। इसका आंसर आ जाएगा सी, विषम संख्या। आंसर क्या आ जाएगा, विषम संख्या। देखो एन का वैल्यू हम क्या क्या ले सकते हैं, विषम संख्या का मतलब एक, तीन, पांच, सात, नौ,
11। इस टाइप से अपन विषम संख्या ले सकते हैं। चलो अगर आप n का वैल्यू ये सब ले रहे हो तो चेक करके बताओ कि n स्क्वायर माइनस 1 में किसका भाग जाना चाहिए, 8 का भाग जाना चाहिए। देखो मैं n की जगह पहले कितना रख रहा हूँ 1, तो 1 का स्क्वायर करके 1 माइनस कर दूंगा तो क्या आएगा 0। क्या 0 में 8 का भाग जाता है, बिल्कुल जाता है। फिर n की जगह कितना रखूंगा 3, तो 3 का स्क्वायर करके माइनस 1 करूंगा तो 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 1 करूंगा 8। क्या 8 में 8 का भाग जा रहा है, बिल्कुल जाता है। यानी यहाँ पे भी 8 का भाग जा रहा है, यहाँ पे भी 8 का भाग जा रहा है। एक और चेक कर ले, देखो 5 रखो n की जगह, तो 5 का स्क्वायर करोगे 25, 25 में से कम कर दोगे 24। क्या 24 में 8 का भाग जाता है, बिल्कुल जाता है। कितने बार जाएगा, 3 बार। तो यहाँ पे भी 8 का भाग जा रहा है। इसका मतलब आप n की जगह अगर ये विषम संख्या रखते जाओगे तो आपको इस पूरे जो ये टर्म है, ये जो संख्या है, इसमें किसका भाग जाएगा, 8 का भाग जाएगा। तो n आपको क्या लेना है, विषम संख्या लेना है। तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर मिल गया। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। यदि 65 और 117 के HCF को 65m माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जा सके तो हमें किसका मान बताना है, m का मान बताना है। देखो हम क्या करते हैं, इस 65 और 117 का HCF निकाल लेते हैं। अब निकालने की जरूरत नहीं है, आप 10th क्लास के बच्चों, इतना तो आपको आइडिया लगता ही है कि 65 और 117 किससे विभाजित है, 13 से। यानी इन दोनों का HCF कितना आएगा, 13 आएगा। अब हम तो इन दोनों का HCF 13 निकाल रहे हैं, लेकिन क्या तुम्हें ऑप्शन, ये जो क्वेश्चन में 113 13 दे रखा है, नहीं। और क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 65m माइनस 117 दे रखा है। यानी 65m माइनस 117 बोल रहा है HCF, और हमने कितना निकाला, 13 निकाला। यहाँ से m का मान निकालो, क्योंकि हम जो बोल रहे हैं और ट्यूशन में जो दे रखा वो बात तो इक्वली हुई ना। बस यहाँ पे m के टर्म में m के रूप में बना के लिख के दे रहा है, यानी दोनों बातें बराबर है। यहाँ से m का वैल्यू निकालो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 65m बराबर, ये माइनस 117 इधर भेज दो तो 13 प्लस कितना आ जाएगा, 117 आ जाएगा। तो 65m बराबर क्या आ जाएगा, 117 में 3 जोड़ दो 120 और 130 आ जाएगा, 130 आ जाएगा। यहाँ से m का मान कितना आ जाएगा, 130 में किसका भाग दे दोगे, 65 का। तो कितने बार चला जाएगा, 2 बार। तो यहाँ से m का मान कितना आ गया, 2 आ गया। यानी m का मान क्या आ जाएगा, 2। यानी बी ऑप्शन यहाँ पे सही आ जाएगा। तो सभी बच्चों को समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 4। देखो मैं जितने भी यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चन करा रहा हूँ, मैं 10 एमसीक्यू करवाऊंगा, प्रत्येक चैप्टर से इंपॉर्टेंट 10 एमसीक्यू करवाने वाला हूँ। और आपको जितने भी इस चैप्टर से एमसीक्यू आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे वो इन्हीं में से आएंगे। बस आप तो ये 10 एमसीक्यू तैयार कर लो। अगला क्वेश्चन देखो, देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है, वह है सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 से विभाजित करने पर शेषफल 5 और 8 प्राप्त हो है। कौन सा ऑप्शन आएगा, 13, 65, 875 और 1750। बताओ आंसर क्या आएगा। हमें वह सबसे बड़ी संख्या निकालनी है जिससे 70 और 125 से विभाजित करे, तो हमें शेषफल कितना मिलना चाहिए, 5। सुनो देखो, हम 70 में भी किसका भाग देंगे, उस संख्या का भाग देंगे जो हम निकालेंगे। लेकिन 70 में भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, 5 में पहले घटा देता हूँ। यानी 70 में से अगर मैं 5 कम कर दूंगा तो मुझे कितना मिला, 65 मिला। यानी 65 आपको वो संख्या मिल गई जो उस संख्या से, जो आपको आंसर मिलेगा उससे ये पूरी तरीके से क्या होगी, विभाजित होगी। क्योंकि जो शेषफल बच रहा है वो माइनस कर दोगे तो आपको वो संख्या मिलेगी जो इससे पूरी तरीके से विभाजित होगी। अगर आप 125 में से जो शेषफल बच रहा है कितना, 8 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, 117। 117 आपको वो नंबर मिल गया जो क्या होगा, उस संख्या से पूरी तरीके से विभाजित होगा। अब आपको सबसे बड़ी संख्या पूछी है तो आप 65 और 117 का एचसीएफ निकालो। क्या निकालो, एचसीएफ निकालो। 65 और 117 का बता दो। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि जब आपको 65 और 117 दे रखा उसका एचसीएफ कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। क्योंकि 13 का भाग 65 में 5 बार जाएगा और 13 का भाग 9 बार क्या, 117 आता है। इसका मतलब इन दोनों का एचसीएफ क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, 13 होगी, जिसका आप भाग 70 में दोगे तो शेषफल 5 आएगा, और उसी संख्या का भाग आप 125 में दोगे तो शेषफल कितना आएगा, 8 आएगा। सभी बच्चों को समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, यदि दो धनात्मक पूर्णांकों a और b को, ए क्या दे रखा है, x की घात 3 y की घात 2, और b क्या दे रखा है, x y की घात 3 के रूप में व्यक्त किया जाए, जहां x और y अभाज्य संख्या है। देखो x और y जो लिखा गया है वो क्या, अभाज्य संख्या है। तो क्या एक एक गुणनखंड किए जा सकते हैं, कर लो। एक एक गुणनखंड क्या आ जाएंगे, x की घात 3 है यानी x को 3 बार गुना में लिख दो, x इंटू x इंटू क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। y की घात 2 है, y इंटू वाई लिख दो। ऐसे ही b के भी क्या कर लेता हूँ, गुणनखंड कर लेता हूँ। तो b इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, x इंटू वाई की घात 3 है तो y इंटू वाई इंटू क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। क्या पूछा हमसे, ए और बी का एच सी एफ पूछा है। ए और बी का क्या पूछा है, एच सी एफ पूछा है। एच सी एफ पूछा है किसका, ए और बी का। प्यारे बच्चों एच सी एफ का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है।
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, यानी आपको इन दोनों में जो फैक्टर आपने निकाले, जो गुणनखंड आपने निकाले, वो बड़े से बड़ा अधिकतम कॉमन देख लो, सबसे ज्यादा ओबेनियस देख लो। तो ध्यान से सुनो, पहले आपको क्या कॉमन मिल रहा है, एक्स कॉमन मिल रहा है, तो लिख लो यहाँ पे एक्स। फिर क्या और एक्स कॉमन दिख रहा है, नहीं, यहाँ तो एक्स बहुत सारे हैं, दो और एक्स हैं, यहाँ नहीं है तो हटा दो। फिर क्या दिख रहा है, एक वाई और कॉमन दिख रहा है। फिर क्या दिख रहा है, एक वाई आप और कॉमन ले सकते हो। क्या इसके अलावा कोई कॉमन दिख रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा। तो यहाँ पे x इंटू वाई करोगे तो क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर आ जाएगा। तो एक्स वाई स्क्वायर इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। और आप देखोगे तो आपको कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन बी दिख रहा है। तो अगर आपको दो पूर्णांक संख्याएं दे रखी हो तो उनका आप एचसीएफ कैसे निकालोगे, समझ में आ गया। आगे के क्वेश्चन देखो। यस देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है, यदि दो धनात्मक पूर्णांक p और q को p बराबर क्या दे रखा है, ए बी स्क्वायर, q बराबर क्या दे रखा है, 1/3 b के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां a और b अभाज्य संख्याएं हैं, तो एलसीएम पूछा है p और q का। पिछले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था, एचसीएफ पूछा था, यहां हमसे क्या पूछा है, एलसीएम पूछा है। तो p दे रखा है ए बी स्क्वायर, तो क्या फैक्टर बना लो, a इंटू बी इंटू क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। फिर क्यू क्या दे रखा है, 1/3 और बी दे रखा है, 1/3 है तो 3 बार गुना कर दो, ए इंटू ए आ जाएगा, इंटू में क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। हमसे क्या पूछा है, एलसीएम पूछा है पी और क्यू का। देखो एलसीएम का मतलब क्या होता है, यहाँ आपको कॉमन भी देखने, आपने एचसीएफ में कॉमन देखे थे, ओनली क्या देखे थे, कॉमन देखे थे। यहाँ आपको कॉमन भी देखने, और कॉमन के बाद जो बचेगा वो भी आपको लिखना है, बचा हुआ भी लिखना है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही आपको समझना है, एचसीएफ में आप ओनली क्या देख रहे थे, कॉमन देख रहे थे, लेकिन एलसीएम में आपको कॉमन देखना है और फिर बचा हुआ भी देखना है। तो पहले कॉमन देख लो, देखो कॉमन क्या है, ए आ रहा है कॉमन, तो लिख लो इंटू, फिर क्या कॉमन दिख रहा है, बी दिख रहा है तो लिख लो बी। क्या इसके अलावा कोई कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा। अब जो बच गया वो भी लिख दो, देखो ए कितने बच गए, दो, तो ए इंटू ऐसा कैसे उतार दो, और क्या बच गया, यहाँ पे भी बच गया, यानी दोनों को मिला के जो बच जाता है वो भी आपको लिखना है। तो मिला क्या, देखो ए कितनी बार मिला, एक दो और तीन, तो एक की घात कितना आ जाएगा, तीन, इंटू बी कितनी बार मिला, एक और दो, तो बी की घात कितना आ जाएगा, दो आ जाएगा। यानी पी और क्यू का जो एलसीएम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, एक की घात तीन और बी की घात दो आ जाएगा। एक की घात तीन और बी की घात जो दो, ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। मैं सबसे फास्ट तरीका बता रहा हूँ आप इन क्वेश्चन को हल करने का, क्योंकि आप यही मेथड लगाओगे तभी आपको आंसर निकालना है। अब आंसर आप रटने से तो रही, आपको समझना तो पड़ेगा ना, और समझ लोगे तो फिर आप वहां पे एग्जाम में बहुत जल्दी से आंसर फाइंड कर सकते हो। आगे देखो, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा है, एक शून्येतर प्रीमेय संख्या, यानी एक प्रीमेय संख्या है और एक अप्रीमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है। देखो सुनो, प्रीमेय संख्या होती है जो पी बाई क्यू के रूप में लिखा हुआ होता है। पी बाई क्यू का मतलब कोई भी एक संख्या ले लूं, चलो 1/2 ले लेता हूँ, इंटू अप्रीमेय संख्या क्या ले लेता हूँ, रूट 2 ले लेता हूँ, क्योंकि रूट के अंदर आपको एक ऐसा संख्या लिखा जाता है। तो इस टाइप का जो संख्या होता है उसको क्या कहते हैं, अप्रीमेय संख्या कहते हैं। अगर आप इनका गुणनफल करोगे तो क्या मिलेगा, रूट 2/2 मिलेगा। तो ये क्या आपके पास अप्रीमेय संख्या है, ये क्या अप्रीमेय संख्या है। तो याद रखना, अगर आप एक प्रीमेय संख्या को एक अप्रीमेय संख्या से गुना करते हो तो सदैव आपको क्या मिलेगी, अप्रीमेय संख्या ही मिलेगी, सदैव आपको क्या मिलेगी, अप्रीमेय संख्या ही मिलेगी। याद रख लोगे ऑप्शन नंबर ए। ओके, आगे चलो। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, 1 से 10 तक की संख्याएं, दोनों को सम्मिलित करना है, ए को भी और 10 को भी, में से सभी संख्याओं से विभाजित न्यूनतम संख्या क्या है। यानी 1 से 10 तक जितनी भी संख्याएं हैं उन सबका भाग इनमें से किस संख्या में जाता है, और वो न्यूनतम संख्या बतानी है। देखो सुनो, आप क्या करो, 1 से 10 तक की जो संख्या है उनकी क्या निकाल लो, पहले गुणनखंड निकाल लो। एक के गुणनखंड क्या आ जाएंगे, एक इंटू एक आ जाएगा, एक इंटू एक। दो के गुणनखंड क्या आ जाएंगे, एक इंटू दो आ जाएंगे। सबसे इजी तरीका बता रहा हूँ, तीन के गुणनखंड क्या आ जाएंगे, एक इंटू तीन आ जाएगा। चार के गुणनखंड क्या आ जाएंगे, एक इंटू दो इंटू क्या आ जाएगा, दो आ जाएगा। पांच का गुणनखंड क्या आ जाएगा, एक इंटू पाँच आ जाएगा। छः के गुणनखंड क्या आ जाएंगे, एक इंटू दो इंटू क्या आ जाएगा, तीन आ जाएगा। ऐसे सात के गुणनखंड क्या आ जाएंगे, एक इंटू सात आ जाएगा। ऐसे आठ के गुणनखंड क्या आ जाएंगे, एक इंटू दो क्या आ जाएगा, दो आ जाएगा। फिर नौ के गुणनखंड क्या आ जाएंगे, एक इंटू तीन आ जाएगा। ऐसे अगर अपन 10 के गुणनखंड करेंगे तो एक इंटू दो इंटू क्या आ जाएगा, पाँच आ जाएगा। क्या हमने 1 से 10 तक की जितनी भी संख्या है उनके अभाज्य गुणनखंड कर लिए, बिल्कुल कर लिए। अब हमें क्या करना है, न्यूनतम संख्या पता करनी है, तो आप इन सबका क्या निकालो, एलसीएम निकाल लो।
क्या निकाल लो, एलसीएम। देखो न्यूनतम संख्या पूछता है तो एलसीएम निकालना है, और अगर यहाँ पे बड़ी संख्या पूछता है तो आप एचसीएफ निकालते हैं। तो एलसीएम निकाल लो। क्या 1 से 10 तक की संख्याओं का एलसीएम निकाल सकते हो? देखो मैं आपको बताता हूँ। पहले मैंने क्या कहा था, अभी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 7 कराया था, तो उसमें कहा था कि एलसीएम निकालने का मेथड क्या होता है, पहले कॉमन देख लो फिर बचा हुआ देख लो, पहले कॉमन देख लो फिर बचा हुआ देख लो। तो सब में कॉमन आपको 1 दिख रहा है, सब में कॉमन 1 दिख रहा है, 1 के अलावा ना सब में कॉमन कुछ भी नहीं है। अब देखो इसमें जाओगे तो क्या बचा, 2 बचा, लिख लो 2, 2 लिख लो इंटू, देखो 2 मैक्सिमम कहाँ आया है, 3 बार आया है, तो तीनों बार लिख लो, 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख लो। देखो 2 को 3 बार लिखने से क्या हुआ, यहाँ वाले 2 सारे कवर हो गए, यहाँ वाले 2 कवर हो गए, ये भी कवर हो गया और ये भी कवर हो गया। यानी हमें मैक्सिमम 2 कितनी बार रिपीट हुआ है, 3 बार, तो तीनों लिख लो, जिससे जितने भी बाकी में 2 आ रहे हैं 3 से कम वाले, देखो ये भी कवर हो गया, सारे कवर हो गए। अब 3 पे आ जाओ, देखो 3 अधिकतम कितने बार है, 2 बार, 1 और 2, तो 3 इंटू 3 कर लो, 3 इंटू 3 कर लो। इससे क्या हुआ, 3 जितने भी आ रहे हैं ये भी कवर हो गया और ये भी कवर हो गया। इसके अलावा कौन बचा, 5 बचा, देखो 5 एक बार आ रहा है, यहाँ पे भी एक बार, यहाँ पे भी एक बार, तो इंटू में क्या कर लो, एक बार 5 कर लो इंटू, फिर कौन बचा, फिर बच जाएगा 7, यहाँ पे 7 आ रहा है तो यहाँ पे 7 लिख लो, और इन सबको गुना कर लो, आंसर पता चल जाएगा। देखो गुना करो, हम गुना करते हैं किस टाइप से, हम 5 को पहले 2 से गुना कर लेते हैं, 5 को 2 को गुना करोगे 10 आ जाएगा, इसका मतलब एक जीरो आ जाएगा। गुना करने का इजी तरीका बता रहा हूँ। अब आगे देख लो, 3 तिया 9, 9 दिन 18 और 18 दूनी कितना आ जाएगा, 36। अब 36 को किससे गुना कर लो, 7 से गुना कर लो, तो 7 चौको 42, 2 4 बचा, 7 ती 21, 21 और 4 कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। यानी 2520, 2520 वह न्यूनतम संख्या होगी जिसके अंदर 1 से 10 तक की सभी संख्याओं का क्या जाने वाला है, भाग आने वाला है। 1 से 10 तक सभी संख्याओं से क्या होगी, बाजी होगी, तो क्या आ जाएगा, 2520 आ जाएगा। सभी बच्चों को समझ में आ गया। और एक और लास्ट इस चैप्टर का एमसीक्यू जो इंपॉर्टेंट रहने वाला है वो हम डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देखो इस क्वेश्चन को समझ लोगे तो आपकी जो इससे संबंधित एक्सरसाइज है वो आपको पूरी समझ में आने वाली है। हमें एक प्रीमियर संख्या दी है, क्या दी है प्रीमियर संख्या, 14,587, डिवाइड में क्या दिया है, 1250 दिया है। क्या कह रहा है, दशमलव प्रसार निम्नलिखित कितने दशमलव स्थानों के बाद क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि हम इस वैल्यू को दशमलव में कैसे चेंज करेंगे। याद रखना, अगर हम 125 को 8 से गुना कर दे, अगर हम 125 को 8 से गुना कर दे तो 1000 बनता है, 1000 बनता है। और अगर हम दशमलव प्रसार में लिखना, दशमलव प्रसार हम करना चाहते हैं, हम ये पता करना चाहते हैं कि इसका दशमलव जो कितने दशमलव स्थान के बाद ये क्या हो जाएगा, भाग इसका समाप्त हो जाएगा। तो सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि हर में आप क्या कर लो, जीरो वाली संख्या बना लो, यानी 100, 1000, 10,000 जैसा नंबर बना लो। देखो मैं यही बना रहा हूँ, मैंने क्या किया, इसको भी 8 से गुना कर दिया, तो ऐसा चेंज मैं क्या करूंगा, इसके साथ भी करूंगा। लेकिन मुझे तो इतना सा पता करना है कि दशमलव कितने स्थान के बाद समाप्त हो जाएगा, तो देखो यहीं से पता चल जाएगा। इसको गुना करके मत लिखो, आप तो यहाँ से पता करो, एक जीरो ऐसा कैसा। जब आप 125 को 8 से गुना करोगे तो क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। तो बच्चों देख के बताओ कि यहाँ पे आपके पास हर में कितने जीरो आए, 1 2 3 और 4। इसका मतलब 4 अंकों के बाद क्या आएगा, दशमलव आएगा। कितने अंकों के बाद दशमलव आएगा, 4 अंकों के बाद दशमलव आएगा। तो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यानी यहाँ पे डेसिमल पॉइंट आ जाएगा, उसके बाद 4 अंक आने वाले, 1 2 3 और 4। और हमसे ये पूछा था कि दशमलव प्रसार में कितने कितने दशमलव स्थानों के बाद समाप्त हो जाएगा, यानी दशमलव स्थानों के बाद समाप्त हो रहा है 1 2 3 और 4, 4 अंकों के बाद, इसलिए इसका ऑप्शन क्या आ गया, 4 आ गया। तो आई होप सभी बच्चों को समझ में आ गए होंगे। चैप्टर 1 के हमने जितने भी एमसीक्यू जो इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग है वो मैंने आपको सारे डिस्कस कर लिए। और मैं 100% आपको फिर से बता दूं कि आपको जो एमसीक्यू बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे वो यहीं से पूछे जाएंगे, बस आप इनको तैयार कर लो। आपको ये सीरीज कैसे लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 2 के एमसीक्यू डिस्कस करेंगे।